हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित तल्डा, आपका फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड। एक अमेंडमेंट हमारा बाकी था फॉर जून 20, दैट इज़ नाउ अगस्त 20। ठीक है, एक अमेंडमेंट जो आया था 1 दिसंबर 2019 को, जो एप्लीकेबल है फॉर अगस्त 2020 एंड ऑनवर्ड्स। ठीक है, तो वो अमेंडमेंट सर क्या है? वो अमेंडमेंट है सर, कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स, 5th अमेंडमेंट रूल्स 2019 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 दिसंबर 2019। दो अमेंडमेंट है, कनेक्टेड है। ठीक है, मैं एक साथ आपको बताता हूं। तो ये जो रूल्स हैं, जो पूरा नाम मैंने भी पढ़ा, इसका रूल 6 था, जिसका नाम ये था, क्या था? क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ डेटाबेस, क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ डेटाबेस ऑफ पर्संस ऑफरिंग टू बिकम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ठीक है, तो आपको पता ही होगा ये पूरा सब रूल 6 कि ये क्या बोलता है कि भाई डेटाबेस मेंटेन होगा, कोई भी कैंडिडेट जिसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना है वो इसमें अपना नाम मतलब ऐड करवा सकता है, और फिर वो जो डेटा बैंक है वो कंपनीज को मतलब दिया जाएगा, और कंपनी फिर उसको यूज करेगी फॉर सिलेक्शन। ठीक है, तो पूरा सब रूल 6 था, जिसका नाम ये था, क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ डेटा बैंक ऑफ पर्संस ऑफरिंग टू बिकम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब ये पूरा सब्सटीट्यूट हो गया है, पूरा का पूरा रूल, सब रूल सब्सटीट्यूट हो गया है, और अब इसका नाम है compliances required by person eligible and willing to be appointed as an independent director। क्योंकि जो डेटा बैंक वाला जो पार्ट है वो इन्होंने सीधे उसका एक सेपरेट रूल बनाया, जो अपना नेक्स्ट पॉइंट है अमेंडमेंट का, वो मैं बताऊंगा। तो इन्होंने बेसिकली ये पूरा जो डेटा बैंक वाला जो पार्ट है कि डेटा बैंक कौन बनाएगा, कौन रखेगा, क्या होगा, वो सब जो पार्ट है उसका एक सेपरेट रूल क्रिएट कर लिया, और इसको रीनेम करके कॉम्प्लायंस बना दिया। ठीक है, कॉम्प्लायंस रिक्वायर्ड बाय पर्सन एलिजिबल एंड विलिंग टू बी अपॉइंटेड एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। तो उसको क्या क्या करना पड़ेगा वो सब हम पढ़ रहे हैं, मतलब हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। एक ये पढ़ेंगे कॉम्प्लायंसेस जो कैंडिडेट को रिक्वायर्ड है, जिसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना है, और सेकेंड पूरा जो नया रूल बना है फॉर डेटा बैंक, वो हम अलग से इसके बाद पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्या था वो मैं बता नहीं रहा हूं, क्योंकि वो तो पूरा सब्स्टिट्यूट होकर नया रूल बन गया है, वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। ठीक है, अब कैंडिडेट जो भी है जिसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना है और वो चाहता है कि उसका नाम डेटा बैंक में ऐड किया जाए, तो उसको क्या क्या करना है। ठीक है, कंप्लायंसेस रिक्वायर्ड। स्टार्ट करते हैं। सब रूल 1, एवरी इंडिविजुअल हु हैज बीन अपॉइंटेड। अब इसमें जो नाम है इसको आगे भी मैं बताऊंगा। एलिजिबल एंड विलिंग पढ़ के क्या लगता है कि फ्यूचरिस्टिक है, जो भी अब बनना चाहता है उस पे ये अप्लाई होगा, बट इसको रेट्रोस्पेक्टिव अप्लाई किया गया है। जो ऑलरेडी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन चुके हैं और काम कर रहे हैं एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, उन पे भी ये अप्लाई किया गया है। तो नाम फ्यूचरिस्टिक है पर एप्लीकेशन रेट्रोस्पेक्टिव है। ठीक है, तो ट्रांजिशन पूरा स्कीम बनाया गया है कि जो एग्जिस्टिंग ऑलरेडी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आप कोई भी कंपनी में काम कर रहे हो, उनको भी ये सारे कॉम्प्लायंसेस पूरे करने पड़ेंगे, और उनको जैसे नॉर्मल टेनोर दिया जाता है ट्रांजिशन फेज में, वैसे इनको भी दिया गया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ए जो पार्ट है वो ये है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन अ कंपनी ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर, 5th अमेंडमेंट रूल्स, जो कि क्या है 1 दिसंबर 2019, शैल विद इन अ पीरियड ऑफ 5 months। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान दो, मैं आपको पूरा इतिहास बता देता हूं। इसमें जो अगस्त वाले हैं उनको लिखना है 3 months। मतलब जब ये रूल आया था 1 दिसंबर को आया था, तब इसमें ओरिजिनली 3 months का टाइम दिया गया था ट्रांजिशन के लिए। फिर फरवरी 2020 में इसको अमेंड करके, मतलब पहले मैं बता देता हूं ओवरऑल, मतलब दिसंबर 19 में जब ये आया, एक्चुअल दिसंबर 19 में जब ये अमेंडमेंट आया, एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो 3 months करके आया था। फिर फेब 20 में इसको अमेंड करके 5 months किया गया, 2 महीने से बढ़ाया गया। फिर अभी अप्रैल 20 में फिर से इसको बढ़ाया गया है 7 months। ठीक है, तो ये पूरा इतिहास है। अभी ये मैंने जो लिखा हुआ है 5, यहां एक्चुअली क्या, अभी मैं वही बता रहा हूं कि अगस्त वालों को क्या लिखना है, दिसंबर वालों को क्या लिखना है। ठीक है, अमेंडमेंट्स एक से ज्यादा इसमें अमेंडमेंट्स हैं, तो किसको क्या लिखना है मैं आपको अच्छे से बता देता हूं। ठीक है, जहां जहां है वहां वहां मैं ऐसे आपको लिख के दूंगा कि आपको क्या लिखना है।
तो ट्रांजिशन फेज का जो टाइम दिया गया है ये इस तरह से दिया गया है। अब इसको मैं अटेम्प्ट वाइज ट्रांसलेट कर रहा हूं आपके लिए। तो अटेम्प्ट वाइज जो अगस्त 20 अटेम्प्ट दे रहे हैं उनको अप्लाई होता है सर 3 मंथ्स, पर वो अपडेटेड भी लिख सकते हैं, वो 7 मंथ्स भी लिख सकते हैं। मेरे हिसाब से गलत नहीं माना जा सकता। अगर आप और अच्छा अमेंडेड आंसर लिखते हो तो अच्छी बात है, बट अगर आपको कट ऑफ डेट के हिसाब से चलना है, जो आपके अमेंडमेंट्स का कट ऑफ डेट है अगस्त 2020 एग्जाम के लिए, उसके हिसाब से आपको 3 मंथ्स लिखना है। और जो भी दिसंबर 20 या ऑनवर्ड्स एग्जाम देगा उसको 7 मंथ्स लिखना है, ठीक है। तो ऐसा है। तो 1 दिसंबर से 3 महीने, मतलब दिसंबर, जनवरी, फरवरी। तो ओरिजिनली उन्होंने क्या सोच के किया था, 29 फरवरी 2020, ठीक है, 29 फरवरी 2020 ये उनका ओरिजिनल डेट था। फिर अब 7 मंथ्स हो गया तो वो हो जाता है 30 जून, मतलब आज की डेट में रियल लाइफ में लास्ट डेट क्या है कंप्लायंस करने के लिए, 30 जून 2020। तो दिसंबर और ऑनवर्ड्स जो है उनको 7 मंथ्स लिखना है, मतलब 30 जून, और जो अगस्त 20 का एग्जाम लिखने वाले हैं उनको सर लिखना है 3 मंथ्स, यानी कि 29 फरवरी 2020, ठीक है। आई होप सब चीजें क्लियर हैं। चलो, तो यहां पे अमेंडमेंट है तो अलग अलग अटेम्प्ट के लिए अलग अलग है। फ्रॉम सच कमेंसमेंट, तो ये क्या बताता है कि सर ये रेट्रोस्पेक्टिव है, इसका एप्लीकेशन क्या है, रेट्रोस्पेक्टिव। बैक डेट से जो ऑलरेडी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन चुके हैं और एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर काम कर रहे हैं उन पे भी अप्लाई होगा, और उनको 7 मंथ्स दिए हुए हैं, 3/7 मंथ्स दिए हुए हैं, ठीक है। करेक्शन कर लो, अगस्त वाले क्या लिखेंगे 3 और दिसंबर वाले क्या लिखेंगे 7, ठीक है। तो 5 मतलब है ही नहीं, 5 बीच में आया था, फिर 5 को भी अमेंड करके 7 कर दिया गया है। तो लेटेस्ट अब दिसंबर के हिसाब से देखा जाए तो 7 है, ठीक है। और फिर है अब जो फ्यूचरिस्टिक है, जो हिसाब से रूल बनाया गया है, हु इंटेंड्स टू गेट अपॉइंटेड एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन अ कंपनी आफ्टर सच कमेंसमेंट, ठीक है। तो कट ऑफ डेट क्या है 1 दिसंबर। 1 दिसंबर पे देखा जाएगा कौन कौन ऑलरेडी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की तरह काम कर रहा है, वो ए वाले में आएंगे, और 1 दिसंबर के बाद अब जो भी ये रूल आने के बाद बनेंगे वो बी क्लॉज में आएंगे, ठीक है, सिंपल। अब इनको करना क्या है, अप्लाई ऑनलाइन टू द इंस्टीट्यूट, ठीक है। एक इंस्टीट्यूट बनाया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, IICA, वेबसाइट भी है प्रॉपर, iica.nic.in, देख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको करना क्या है, अप्लाई करना है बस ऑनलाइन टू द इंस्टीट्यूट फॉर इंक्लूजन ऑफ हिज नेम इन द डेटा बैंक फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। अब इसमें अलग अलग ऐसे पैकेजेस होते हैं, या तो आप 1 साल के लिए भर सकते हो, फिर 1 साल के लिए जब आप अपना नाम एनरोल कराओगे तो आपको फिर हर साल 1-1 साल का फी भरना पड़ेगा, या फिर आप डायरेक्ट 5 ईयर्स का भर सकते हो। फिर 5 ईयर्स के बाद आप फिर सोच सकते हो कि 1 ईयर के लिए भरना है कि नेक्स्ट 5 ईयर के लिए भरना है, या फिर आप एक साथ पूरा लाइफ टाइम का भी फी भर के अपना नाम लाइफ टाइम के लिए एनरोल कर सकते हो, ठीक है। तो 1 ईयर, 5 ईयर और लाइफ टाइम, ऐसे 3 पैकेजेस हैं। अब जाहिर सी बात है रिन्यूअल किसको कराना पड़ेगा, जिसने 1 साल या 5 साल के लिए कराया होगा, और वो समय खत्म होने के बाद कराएगा। अब जिन्होंने ऑलरेडी लाइफ टाइम के लिए कराया है वो कैसे एक्सटेंड करेंगे भाई, वो तो उनका तो रिन्यूअल उनके लिए एप्लीकेबल ही नहीं है, तो वो तो लाइफ टाइम एक बार ही करेंगे, ठीक है। तो रिन्यूअल के पॉइंट में आपको ध्यान रखना है। एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम टेक स्टेप्स एज स्पेसिफाइड इन सब रूल 2 टिल ही कंटिन्यूज टू होल्ड द ऑफिस। ध्यान दो, कब तक, जब तक आपका जॉब लगता है तब तक नहीं, जब तक आपका जॉब लगता है तब तक नहीं, कब तक, टिल ही कंटिन्यूज टू होल्ड द ऑफिस ऑफ एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन एनी कंपनी। तो जब तक आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तरह काम कर रहे हो तब तक आपको आपका नाम इस डेटा बैंक में रखना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान देना। प्रोवाइडेड दैट एनी इंडिविजुअल इंक्लूडिंग एन इंडिविजुअल नॉट हैविंग डिन, अब आपको पता है डायरेक्टर कोई भी टाइप का बनो आपके पास डिन नंबर होना चाहिए, बिना डिन के आप डायरेक्टर नहीं बन सकते। पर यहां डायरेक्टर थोड़ी बन रहे हो आप, तो सिर्फ एलिजिबिलिटी के लिए अपना बस नाम एनरोल कर रहे हो, तो यहां पे डिन नंबर की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑब्वियसली जब आपका नाम पिक होगा, आपको कंपनी कोई डायरेक्टर बनाएगी तो डिन बाद में तो लगने ही वाला है, पर सिर्फ नाम डेटाबेस में डालने के लिए आपको डिन रहने की जरूरत नहीं है। तो कोई भी इंडिविजुअल जिसके पास डिन नहीं है वो भी अपना नाम ये डेटा बैंक में ऐड करवा सकता है, ठीक है, डिन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। नॉट हैविंग डिन मे वॉलंटरली अप्लाई टू द इंस्टीट्यूट फॉर इंक्लूजन ऑफ हिज नेम इन द डेटा बैंक। तो पहला क्लॉज सिर्फ क्या बोलता है,
दो लोग आइडेंटिफाई करता है 1 दिसंबर पे जो ऑलरेडी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं और 1 दिसंबर के बाद अब जो भी बनेंगे उनको ऑनलाइन अप्लाई करना है इंस्टीट्यूट को अपना नाम एनरोल करने के लिए 1 साल 5 साल या लाइफ टाइम। ठीक है। अब सेकंड, एवरी इंडिविजुअल हुज नेम हैज बीन सो इंक्लूडेड इन द डेटा बैंक शेल फाइल एन एप्लीकेशन फॉर रिन्यूअल। ठीक है, सेम जो मैंने बताया कि रिन्यूअल जब आपका टाइम खत्म होगा 1 साल के लिए होगा तो 1 साल के बाद रिन्यू करना पड़ेगा, 5 साल के बाद है तो 5 साल के बाद रिन्यू करना पड़ेगा, और अगर आपने लाइफ टाइम भरा हुआ है तो रिन्यूअल अप्लाई होता ही नहीं है। ठीक है, तो वही सब दिया हुआ है। फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 1 ईयर 5 ईयर्स और फॉर हिज लाइफ टाइम। अब फॉर हिज लाइफ टाइम क्यों लिया हुआ है? यानी अगर आपने पहले 1 साल के लिए एनरोल किया है उसके बाद आपका दिमाग खोला कि नहीं यार लाइफ टाइम करवा देते, तो आप लाइफ टाइम करवा सकते हो। मतलब जिन्होंने पहले 1 साल कराया था अब वो रिन्यूअल डायरेक्ट लाइफ टाइम करा सकते हैं, जिन्होंने पहले 5 साल कराया था वो भी लाइफ टाइम करवा सकते हैं, पर जिन्होंने इनिशियल पहले में ही लाइफ टाइम करवा दिया था उनके लिए फिर लाइफ टाइम एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, लॉजिकल है, आपको इतना बेसिक मतलब समझ में आना चाहिए, एग्जीक्यूटिव के बच्चे आप या प्रोफेशनल के माइट भी। ठीक है, फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 1 ईयर और 5 ईयर्स और फॉर इज लाइफ टाइम विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज। ठीक है, रिन्यूअल कितने दिनों में करना है? 30 डेज। जब से आपका एक्सपायर होगा टेनोर, जो भी लास्ट डेट होगी उसके 30 डेज के अंदर, उसके 30 डेज के अंदर आपको रिन्यूअल फी भर के रिन्यूअल करवाना है। ठीक है, विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी of the period up to which the name of individual was applied for the inclusion in the data bank, failing which the name of such individual shall remove। ठीक है, आपका नाम हटा देंगे। अब ध्यान दो, वही एक्सेप्शन दिया है कि अगर आपने पहले फर्स्ट टाइम अप्लाई करते वक्त ही लाइफ टाइम का एप्लीकेशन कर लिया था तो फिर आपको रिन्यूअल करने की जरूरत नहीं है, तो वो प्रोविजो डाल के उन्होंने एक्सेप्शन दिया हुआ है। प्रोवाइडेड दैट नो एप्लीकेशन फॉर रिन्यूअल शैल बी फाइल्ड बाय एन इंडिविजुअल हु हैज पेड लाइफ टाइम फी फॉर द इंक्लूजन ऑफ द नेम इन द डेटाबेस। ठीक है, लॉजिकली वो दिया हुआ है। फिर थर्ड है, एवरी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल सबमिट अ डिक्लेरेशन। ठीक है, ध्यान दो, एवरी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ठीक है, शैल सबमिट अ डिक्लेरेशन ऑफ कंप्लायंस ऑफ सब रूल 1। बराबर, ये एग्जिस्टिंग वालों के लिए जिन पे रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई हो रहा है, जो ऑलरेडी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तरह काम कर रहे हैं। ठीक है, सब रूल 1 लिखा भी हुआ है, एक क्लॉज में वो आते हैं। ठीक है, एंड सब रूल 2 टू द बोर्ड ईच टाइम ही सबमिट्स द डिक्लेरेशन अंडर सबसेक्शन 7 ऑफ 149। ये भी आपने पढ़ा ही हुआ है। 149 सबसेक्शन 7 में आपको पता है अलग अलग टाइमिंग पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को डिक्लेरेशंस देनी होती है, तो बस वही डिक्लेरेशंस आपको इस इंस्टीट्यूट को भी देना है। देखो क्या लिखा है, एवरी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, अच्छा टू द बोर्ड, बस बोर्ड ही लिखा हुआ है। ठीक है, इंस्टीट्यूट नहीं लिखा है, बोर्ड लिखा हुआ है, यानी ये तो नॉर्मल है, ये तो वैसे भी करना ही पड़ता है ना। 149 सबसेक्शन 7 के तहत आपको वैसे भी हर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को ये डिक्लेरेशंस देनी होती है। बराबर, आगे बढ़ते हैं चलो। तो ये तो नॉर्मल क्लॉज था कि डिक्लेरेशंस आपको देना है जो 149 सबसेक्शन 7 में आपको ऑलरेडी देना होता है। Every individual whose name is so included in the data bank under sub rule 1 shall pass an online proficiency self assessment test। अब देखो नाम है कि वैसा नहीं कि पैसा भर के आपको ये करना है, आपको एग्जाम पास करना है। आ रहा है ख्याल में? अब एग्जाम पास करने के लिए थोड़ा आपको समय दिया गया है, ध्यान दो। shall pass an online proficiency self assessment test conducted by the institute। ठीक है, इंस्टीट्यूट का ये रेलेवेंस है कि वो टेस्ट कंडक्ट करता है, प्रॉपर आपका स्टडी मटेरियल बनाएगा, आपका एग्जाम कंडक्ट करेगा और आपको सर्टिफिकेट देगा। Within a period of 1 year from the date of inclusion of the name। ठीक है, 1 साल का टाइम आपको दिया है, जब भी आप नाम इंक्लूड कर रहे हो उसके 1 साल के अंदर आपको ये एग्जाम पास करना है, नहीं तो सेम आपका नाम हटा दिया जाएगा। Failing which his name shall be removed। Provided that an individual shall not be required to pass an online proficiency self assessment test when he has served। अब ये मतलब क्या है, exemption, कि भाई अगर आप बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो, बहुत ज्यादा काम कर चुके हो, तो ये छोटे मोटे टेस्ट आपको पास करने की जरूरत नहीं है। तो कौन से लोग और कहां काम कर चुके हैं, ठीक है, 2 क्राइटेरिया है, कौन से और कहां, ध्यान दो। तो एग्जाम्पशन पढ़ रहे अपन, व्हेन ही हैज सर्व्ड एज अ डायरेक्टर और अ केएमपी। ठीक है, ध्यान दो, डायरेक्टर और केएमपी, केएमपी में कौन कौन आता है सब आपको पता है। तो डायरेक्टर और केएमपी फॉर अ टोटल पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 10 ईयर्स, 10 साल का मिनिमम आपको एक्सपीरियंस है। और 2 कंपनी में अगर आप एक साथ एक ही वक्त डायरेक्टर हो तो डबल काउंटिंग नहीं होगी, उसको एक ही वक्त एक ही टाइम मतलब काउंट होगा। ऐसा नहीं कि भाई 5 साल काम किया, 5 साल इधर 5 साल उधर
और 5 साल आप कॉमन 2 जगह एक साथ काम कर रहे थे, तो 5 और 5 10, ऐसा नहीं होगा। साइमल्टेनियस एक से ज्यादा कंपनी में अगर आप काम कर रहे हो तो उसको डबल काउंट नहीं करेंगे, ठीक है, वो सब आएगा, ठीक है। तो 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ डायरेक्टर और एज अ केएमपी। अब कहां ये था कि कौन से पोस्ट पे और कितना समय आपके पास होना चाहिए और अब कहां एक्सपीरियंस होना चाहिए, कोई भी कंपनी नहीं, ठीक है, बड़े कंपनी जो होंगे। एज ऑन द डेट ऑफ इंक्लूजन ऑन द ऑफ हिज नेम इन द डेटा बैंक इन वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग, नंबर 1। अब यहां पे भी अमेंडमेंट है, ध्यान देना है, मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि जो ए और बी है ये पहले से ही थे। जब 1 दिसंबर पे अमेंडमेंट आया तो ये ए और बी 2 ही क्लॉज थे, और अब उसका फिर अमेंडमेंट आया है और सी क्लॉज बाद में ऐड हुआ है। मतलब ये जो क्लॉज है ये सिर्फ दिसंबर अटेम्प्ट वालों को लिखना है, अगस्त वाले लोगों को सिर्फ ए और बी लिखना है, ठीक है। अगस्त वालों को क्या लिखना है, ए और बी, और इनको ए बी सी। आ रहा है समझ में, सिंपल है। सी क्लॉज सिर्फ बाद में ऐड हुआ है, क्या है पढ़ लेते हैं। पहला है लिस्टेड पब्लिक कंपनी। सारे लिस्टेड पब्लिक कंपनी में जो भी डायरेक्टर या केएमपी है उनको ये एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, एनरोल उनको करना पड़ेगा। देखो एनरोलमेंट अलग है, पासिंग अलग है। एग्जामिशन पासिंग से है, एनरोलमेंट तो उनको कराना ही है। डेटा बैंक में आपको नाम तो डलवाना पड़ेगा, बस आपको एग्जाम पास करने की जरूरत नहीं है। लिस्टेड पब्लिक कंपनी। सेकंड, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हैविंग अ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 10 करोड़ और मोर, 10 करोड़ और मोर और 10 साल का एक्सपीरियंस, ठीक है। तो आपको ये टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। और अब सी क्लॉज बाद में ऐड किया गया है, जो दिसंबर 20 वालों को सिर्फ लिखना है, वो है बॉडी कॉर्पोरेट, लेकिन लिस्टेड वाला। बॉडी कॉर्पोरेट लिस्टेड ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। मतलब 10 करोड़ का ये जो अमाउंट है ये सिर्फ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के लिए, लिस्टेड वालों के लिए कोई अमाउंट नहीं है। लिस्टेड पब्लिक कंपनी है या लिस्टेड बॉडी कॉर्पोरेट है। बॉडी कॉर्पोरेट में कौन आता है, मेनली एलएलपी आता है, एलएलपी लिस्ट हो नहीं सकती, तो यहां पे आता है फॉरेन कंपनी। बॉडी कॉर्पोरेट की अगर आप डेफिनेशन पढ़ोगे तो उसमें मेनली किसको इंक्लूड किया गया है, फॉरेन कंपनी। तो फॉरेन कंपनी को कवर करने के लिए सी पॉइंट डाला हुआ है, क्योंकि ए और बी में फॉरेन कंपनी नहीं आते, ठीक है। सी पॉइंट में फॉरेन कंपनी जो लिस्टेड है उसको सिर्फ कवर किया गया है, ठीक है। तो ध्यान दो, तो 10 करोड़ अमाउंट सिर्फ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के लिए, ठीक है। लिस्टेड कंपनी है, पब्लिक कंपनी या लिस्टेड बॉडी कॉर्पोरेट है, उनके लिए कोई अमाउंट नहीं है। बस आप लिस्टेड हो तो आपके सारे डायरेक्टर, सारे केएमपी एग्जाम्प्ट होंगे इस एग्जाम से। और अगर आप अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हो तो 10 करोड़ और मोर में अगर वो काम कर चुके हैं 10 साल से ज्यादा एज ऑन द डेट ऑफ एप्लीकेशन, तो वो भी इस क्लॉज के तहत एग्जाम्प्ट होंगे, ठीक है। अब वो जो मैं बता रहा था कि आप एक से ज्यादा कंपनी में डायरेक्टर्स बन सकते हो, मैक्सिमम लिमिट आपको सब पता ही है। तो मल्टीपल कंपनीज में आप साइमल्टेनियसली डायरेक्टर होते हो या हो सकते हो, बरोबर। तो उसमें काउंटिंग कैसे होगी 10 years की। Provided further that for the calculation of the period of 10 years referred to in the first proviso, any period during which an individual was acting as a director or KMP in 2 or more, ठीक है, 2 or more companies or body corporate। अब ये भी वही अमेंडमेंट है, इसका साइमल्टेनियस अमेंडमेंट है, ठीक है। तो जो दिसंबर वाले हैं वो और बॉडी कॉर्पोरेट भी लिखेंगे, और जो अगस्त वाले हैं वो सिर्फ कंपनी लिखेंगे, क्योंकि पहले सिर्फ कंपनी ही थी, बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूडेड नहीं थी। बाद में 1 दिसंबर के बाद में वो अमेंडमेंट आया, और जो दिसंबर 20 के एग्जाम वाले हैं उनको और बॉडी कॉर्पोरेट भी लिखना है, ठीक है। तो 2 और मोर कंपनीज और बॉडी कॉर्पोरेट्स एट द सेम टाइम शैल बी काउंटेड ओनली वंस। तो डबल काउंटिंग नहीं होगी, वो साइमल्टेनियस जो टाइम होगा उसको एक ही बार काउंट होगा, ठीक है। यानी पर कंपनी नहीं है, ये पर कंपनी नहीं है, ओवरऑल टाइम है कि एज ए इंडिविजुअल आपने कितना टाइम सर्व किया है, ठीक है। नॉट पर कंपनी, पर कंपनी वाला काम नहीं है। साइमल्टेनियस में क्या देखेंगे, आपका पर इंडिविजुअल टाइम देखेंगे, ठीक है। मतलब जितना भी पार्ट ओवरलैप होगा, एग्जैक्टली पूरा ओवरलैप हो या पार्टली भी ओवरलैप होता है, तो ओवरलैपिंग वाला जो पार्ट है जिसमें आप 2 या 2 से ज्यादा कंपनी में डायरेक्टर काम कर रहे हो, उसको एक ही बार काउंट किया जाएगा, ठीक है। अब ये इंस्टीट्यूट का मतलब क्या है, ठीक है, तो वो डिफाइन किया है। द एक्सप्रेशन इंस्टीट्यूट मींस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एट द मनेसर, मनेसर लोकेशन है, ठीक है। नोटिफाइड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ 150, उसको नोटिफाई किया है एज द इंस्टीट्यूट फॉर क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ डेटा बैंक, जिसके अभी अपन रूल्स पढ़ने वाले हैं अलग से, तो इसको नोटिफाई किया गया है, ठीक है।
तो IICA इंस्टीट्यूट, जहां जहां वर्ड यूज किया गया है उसका मतलब क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है। वेबसाइट भी है प्रॉपर, ठीक है, www.iica.nic.in। आगे बढ़ते हैं, चलो कॉम्प्लायंसेस में। एन इंडिविजुअल हु हैज स्कोर्ड obtain a score of not less than 60% in aggregate in the online proficiency self assessment test shall be deemed to have been passed such test। ठीक है, तो पासिंग क्राइटेरिया कितना है सर? 60%। 50 नहीं है, 40 भी नहीं है, 60 है, ठीक है। और कोई अटेम्प्ट पे लिमिट नहीं है, खुशखबरी, ठीक है। देयर शैल बी नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स एन इंडिविजुअल मे टेक फॉर पासिंग द ऑनलाइन सेल्फ असेसमेंट प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है। नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। तो ये था सर पूरा सब रूल 6 जो सब्स्टिट्यूट हुआ है। तो ये सारे देखो कॉम्प्लायंसेस हैं जो कैंडिडेट्स को करने हैं, ठीक है। पहले तो उनको अपना नाम एनरोल करना है, फिर 1 साल के अंदर ऑनलाइन एग्जाम पास करना है, फिर जो जो डिक्लेरेशंस बोला गया है एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो आपको देना है बोर्ड को, और फिर बस इतना ही है, बरोबर। और फिर एग्जाम्शन था, मतलब बेसिकली 4 ही पॉइंट्स हैं। पहला बोलता है कि आप एनरोल करो, एक बोलता है आप एग्जाम पास करो, एक बोलता है आप डिक्लेरेशन दे दो, और एक क्या बोलता है देखो चौथा रिन्यूअल करो। रिन्यूअल तो चलो क्लब कर देंगे, अप्लाई प्लस रिन्यूअल, तो 3 ही पॉइंट हुए, अप्लाई, एग्जाम और तीसरा क्या था? डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन भी मैंने बताया वो तो वैसे भी देना पड़ता है, तो 2 ही बेसिक क्लॉजेस हैं, ठीक है। और एग्जाम किसको पास नहीं करना है, बस वो एग्जाम्शन का पॉइंट इंपॉर्टेंट है और उसी पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब सर इससे ही कनेक्टेड जो दूसरा अमेंडमेंट है वो देखते हैं, उसका नाम क्या है सर? उसका नाम है ये कंपनीज क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ डेटा बैंक ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रूल्स 2019। नाम यहां पे भी सेम ही था, पर ये सेपरेट पूरा इसका रूल बनाया है इंस्टीट्यूट के लिए। IICA जो इंस्टीट्यूट है, देखो ये जो पहले नाम था ना, नाम सेम है, तो एक्चुअली ये सब्स्टिट्यूट तो हुआ ही है, पर इसको डिलीट करके एक सेपरेट रूल बना दिया गया है और उसमें काफी चेंजेस भी किए गए। तो ये इंस्टीट्यूट क्या करेगा, कैसे बनेगा, उसके बारे में, पूरा इंस्टीट्यूट के बारे में, ये जो IICA है उसके बारे में कि उसको क्या क्या करना है। ये कैंडिडेट के लिए नहीं है, कैंडिडेट के लिए जो ऊपर था वो पढ़ लिया, सब रूल 6 जो पूरा रेगुलेशंस है, सब मतलब रूल्स हैं, अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर। अब ये सेपरेट है, ये उस इंस्टीट्यूट के लिए कि इंस्टीट्यूट को क्या करना है। क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ डेटा बैंक ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रूल्स 2019, ये नए हैं, पहली बार आए हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। रूल 1 शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट, ठीक है। तो रूल 2 एंड 5 छोड़ के अदर देन 2 एंड 5 बाकी सब 1 दिसंबर से लागू हो चुके हैं। रूल 2 एंड रूल 5 के अलावा बाकी सब अप्लाई हो चुके हैं। और रूल 2 और 5 कब अप्लाई होंगे? जब वो पब्लिसाइज होंगे इन द ऑफिशियल गैजेट, और आज की डेट में अभी तक वो नोटिफाई नहीं हुए, पर आपके सप्लीमेंट्री में दिया हुआ है इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो रूल 2 एंड 5 के अलावा बाकी तो लागू हो ही चुका है, डेट डायरेक्ट दिया हुआ है 1 दिसंबर 2019, बरोबर। तो रूल 2 बेसिकली क्या है? डेफिनेशन, और कुछ खास डेफिनेशन उसमें है नहीं, इसलिए मैंने दिया नहीं है। चलो जो काम काम के रूल है वो मैं बता रहा हूं, 3, 4 एंड 5 ये 3 रेगुलेशंस हम पढ़ने वाले हैं। चलिए रूल 3 क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ डेटा बैंक, जो सबसे बेसिक रेगुलेशन है कि वो इंस्टीट्यूट को क्या करना है, डेटा बैंक बनाना है और उसको मेंटेन करना है। 2 अलग अलग काम है, बनाओ मेंटेन भी करो, बना के भूल मत जाओ, उसको मेंटेन करो और उसको बाकायदा मतलब डेली रिपोर्टिंग भी करनी पड़ती है, वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए क्या क्या करना है इंस्टीट्यूट को? द इंस्टीट्यूट शैल क्रिएट एंड मेंटेन अ डेटा बैंक ऑफ पर्सन्स विलिंग एंड एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड सच डेटा बैंक शैल बी एन ऑनलाइन डेटा बैंक, ठीक है। सर्वर वगैरह होगा, ऑनलाइन होगा, फिजिकल बुक वगैरह नहीं होगी, ऑनलाइन होगा, विच शैल बी प्लेस्ड ऑन द वेबसाइट ऑफ द इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो पहला क्लॉज क्या बोलता है कि आप डेटा बैंक बनाओ और मेंटेन करो ऑनलाइन। सेकंड, अब उसमें क्या क्या डायरेक्टर के बारे में क्या क्या डेटा कलेक्ट होगा, वो जो कैंडिडेट है उसके बारे में क्या क्या चीजें आप उस ऑनलाइन डेटा बैंक में रिकॉर्ड करोगे।
The data bank referred to in subrule 1 shall contain the following detail in respect of each person included in the data bank to be eligible and willing to be appointed as an independent director. पहला है DIN number if applicable. बरोबर, अपन ने पढ़ा था कि अगर आप नए कैंडिडेट हो, आप ऑलरेडी डायरेक्टर नहीं हो, आप बनना चाहते हो, तो बिना DIN के भी आप अपना नाम एनरोल कर सकते हो. लेकिन जो रेट्रोस्पेक्टिव वाले हैं उनको DIN नंबर देना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर काम कर रहे हैं, तो उनके लिए मैंडेटरी है. और जो न्यू कैंडिडेट है, जो ऑलरेडी कहीं डायरेक्टर नहीं है, उनके लिए DIN कंपलसरी नहीं है. तो DIN, इनकम टैक्स, पैन नंबर, नेम, सरनेम, ये सब बेसिक चीजें मैं फटाफट पढ़ लेता हूं. नेम, सरनेम इन फुल, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनैलिटी, ऑक्यूपेशन, फुल एड्रेस विद पिन कोड, फोन नंबर, ईमेल आईडी, एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन. यहां से देखो अब आगे का चालू होता है. एजुकेशनल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, फिर आपका एक्सपीरियंस, एनी पेंडिंग क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, वो भी आपको देखो डिस्क्लोज करना है एज स्पेसिफाइड इन जो 164 में आप डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर में पढ़ते हो. लिस्ट ऑफ LLP जिसमें आप डेजिग्नेटेड पार्टनर हो, बरोबर. फिर अगर हो तो फिर वो LLP के बारे में पूरी डिटेल्स दो कि वो LLP का नाम क्या था, कौन सी इंडस्ट्री में था, कितने ड्यूरेशन तक आप उसमें डेजिग्नेटेड पार्टनर थे. फिर है लिस्ट ऑफ कंपनी जहां पे आप हो या थे, डायरेक्टर थे या हो, थे भी तो भी आपको डिटेल देनी है, और अगर आप करंटली भी सर्व कर रहे हो कहीं तो वो भी देना है. फिर वही कंपनी का पूरा डिटेल, नेम, नेचर, फिर कौन से टाइप के आप डायरेक्टर थे, एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव, MD या इंडिपेंडेंट या नॉमिनी डायरेक्टर, जो भी टाइप होगा, एंड आप कितने समय तक थे, कब से कब तक. ठीक है, तो ये हो गया. तो ये पूरा एक क्लॉज हो गया. बहुत ही बेसिक चीजें थी. अब आपको क्या करना है, इंस्टीट्यूट को क्या करना है, द इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन द डेटा बैंक शैल बी प्रोवाइडेड ओनली टू द कंपनी. ठीक है, जिनको अपॉइंटमेंट के लिए वो डेटा बैंक यूज करना है. ओनली टू कंपनीज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. अब आपको पता ही है कि किसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना कंपलसरी है, वो सब लिमिट्स आप पढ़ चुके हो. तो उन्हीं कंपनी को देना है. जिनको अपॉइंट करना ही नहीं है, लाइबल ही नहीं है वो, उनको नहीं देना है. ठीक है, ओनली टू कंपनीज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आफ्टर पेइंग द रीजनेबल फी. फ्री में कुछ नहीं मिलता. ठीक है. पर्सन हुज नेम इज इंक्लूडेड इन द डेटा बैंक मे रेस्ट्रिक्ट हिज पर्सनल इंफॉर्मेशन टू इंस्टीट्यूट टू बी डिस्क्लोज्ड इन डेटा बैंक. ठीक है, आप रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो. ऊपर ये जो इतना सारा डेटा था, आप कहीं भी कुछ भी डेटा नहीं देना चाहते तो मना कर सकते हो. ठीक है. एनी इंडिविजुअल हुज नेम अपीयर्स इन द डेटा बैंक शैल मेक चेंजेस. सेम, अगर आपने इनिशियली एक बार डेटा दिया, अब उसमें बाद में बदलाव हुए हैं, चेंजेस हुए हैं, तो आपको अपडेट करना पड़ेगा. ये तो हर जगह होता है. ठीक है. शैल मेक चेंजेस विद इन 30 days ऑफ सच चेंज थ्रू द वेब बेस्ड फ्रेमवर्क मेड अवेलेबल बाय द इंस्टीट्यूट फॉर इस पर्पज. जैसे आप प्रोफाइल एडिट नहीं करते हो, आपको लॉग इन आईडी, वो प्रोफाइल दिया जाएगा, प्रोफाइल में आप चीजें एडिट कर सकते हो, उसमें चेंजेस कर सकते हो ऑनलाइन. फिर है एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो भी ये कंपनी डेटा बैंक यूज करेगी, वो डेटा बैंक पे रिलाई ना करे. मतलब डायरेक्ट बस डेटा बैंक से नाम उठाया और अगले दिन आ जाओ काम पे, ऐसा नहीं. आपका जो एक प्रोसीजर होता है, नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी जो होती है, जो आप पूरा स्क्रीनिंग करते हो कैंडिडेट का, प्रॉपर इंटरव्यू लेते हो, प्रॉपर जो पूरा आपका प्रोसीजर होता है वो आपको फॉलो करना है. डेटा बैंक पे रिलाई करके कुछ आप ड्यू डिलिजेंस ही नहीं कर रहे हो, कोई मतलब चीजें क्रॉस चेक नहीं कर रहे हो, तो उसकी जिम्मेदारी इंस्टीट्यूट नहीं लेगा. वो कंपनी की ही जिम्मेदारी रहेगी कि कैंडिडेट को पूरी तरह से इवैल्यूएट करें और फिर ही अपॉइंट करें. ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. A disclaimer shall be conspicuously displayed. मतलब एक जगह प्रॉपर अच्छे से डिस्क्लोज करना है, जैसे आप नॉर्मल हाईलाइट करते हो. Conspicuously displayed on the website hosting the data bank that a company must carry out his own due diligence before appointment of any person as a independent director. तो आप अपना ड्यू डिलिजेंस निभाओ, हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे, हम सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं. उसके बेस पे हम कोई लाइबिलिटी नहीं लेंगे कि ये डेटा गलत है, आपने गलत जानकारी दी है, उसके बेस पे हमने डायरेक्ट उसको अपॉइंट कर लिया. ये सब जिम्मेदारी इंस्टीट्यूट नहीं लेगा और इसका डिस्क्लेमर बाकायदा वेबसाइट पे देना है. फिर है, अब ये रिपोर्टिंग का काम है कि इंस्टीट्यूट को रिपोर्टिंग करना है. क्या? इंस्टीट्यूट शैल विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स अ रीजनेबल फी. अच्छा, ये फी का है, सॉरी, वो अगला पॉइंट आएगा. ठीक है, एक फी आप चूज करोगे. कमाएगा कैसे? नहीं तो इंस्टीट्यूट, ये जो इतना डेटा बैंक बना रहा है, मेंटेन करना है, इसके जो इतना सारा खर्चा आएगा, टेस्ट कंडक्ट करना है, स्टडी मटेरियल वगैरह देना है, बहुत सारे काम इंस्टीट्यूट को करने, तो पैसे कहां से आएंगे? तो वो फीस चार्ज कर सकता है जो कि रीजनेबल होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द वर्क. किससे किससे ले सकते हो? पहले तो आप जिनका नाम एनरोल कर रहे हो, जिनका फायदा होगा. फायदा तो दोनों का है, इंडिविजुअल्स का भी है, कंपनीज का भी है. आ रहा है ख्याल में? आप इंटरमीडिएट हो ना, दोनों को मिला रहे हो, दोनों की नीड होती है. कंपनी को इंडिविजुअल्स भी चाहिए, इंडिविजुअल को जॉब भी चाहिए.
तो इंडिविजुअल जो नाम डलवा रहे हैं और जिनको डायरेक्ट बेनिफिट होगा उनसे आप एनुअल जो भी है फी रख सकते हो. इंडिविजुअल्स फॉर इंक्लूजन ऑफ देयर नेम इन द डेटा बैंक फॉर द ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड, मतलब दोनों से भी ले सकते हो, एंड कंपनीज फॉर प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑन द डेटा बैंक. ठीक है, दोनों से मतलब ले सकते हो, दोनों जो पार्टीज हैं, इंडिविजुअल यानी जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहता है और जो कंपनी जिसको अपॉइंट करना है, दोनों से आप फीस रीजनेबल ले सकते हो. ठीक है, अब वो दिया ही हुआ है कि पर्सन्स विलिंग एंड एलिजिबल जो है उसमें एग्जिस्टिंग वाले भी आएंगे, कि पढ़ के क्या लगता है फ्यूचरिस्टिक, जो उस डेट के बाद अपॉइंट हो रहे हैं, पर ये रेट्रोस्पेक्टिव अप्लाई हो रहा है, तो जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो भी इसमें आएंगे. शैल इंक्लूड इंडिविजुअल्स ऑलरेडी सर्विंग एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ कंपनी. तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं. अब ये इंस्टीट्यूट को करना क्या है, ड्यूटीज क्या है. ठीक है, मतलब डेटा बैंक तो बनाना है, मेंटेन करना है, ये तो है ही, ये तो समझ में आ रहा है नाम से. इसके अलावा क्या करना है, द इंस्टीट्यूट शैल कंप्लाई विद द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल्स रेफर टू इन सब रूल 1, जो भी है. पहला, कंडक्ट एन ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट. तो आपको पहले एग्जाम लेना है. कवरिंग, अब क्या क्या देखो फील्ड्स होने चाहिए, कंपनी लॉ, सिक्योरिटीज लॉ, बेसिक अकाउंटेंसी एंड सच अदर एरियाज रेलेवेंट टू द फंक्शनिंग ऑफ इंडिविजुअल एक्टिंग एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. ठीक है, तो जो भी एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की पोस्ट के लिए जो भी फील्ड्स का नॉलेज जरूरी होता है, वो सारे एरियाज ये टेस्ट को कवर करने पड़ेंगे. मेनली वही कंपनी लॉ, सिक्योरिटी लॉ यही होता है, और थोड़ा बहुत बेसिक अकाउंटेंसी भी आपको आना चाहिए. फिर है, अब उसके एग्जाम ले रहे हो तो उसका स्टडी मटेरियल बनाना पड़ेगा, तो वो दिया है. प्रिपेयर अ बेसिक स्टडी मटेरियल ऑनलाइन लेसन्स इंक्लूडिंग ऑडियो विजुअल फॉर इजी रेफरेंस ऑफ द इंडिविजुअल्स टेकिंग द ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी टेस्ट. ठीक है, जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल आप देना चाहते हो वीडियो फॉर्म में, ऑडियो विजुअल फॉर्म में, वो आप दे सकते हो. और फिर किसी को अगर एडवांस सर्टिफिकेट चाहिए, एडवांस कोर्स करना है इसी फील्ड में, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में, तो वो भी. प्रोवाइड एन ऑप्शन फॉर इंडिविजुअल्स टू टेक एडवांस टेस्ट इन द एरिया स्पेसिफाइड इन 1. ऊपर यही कंपनी लॉ, सिक्योरिटी लॉ, यही सब. ठीक है, एंड सेम प्रिपेयर द नेसेसरी एडवांस स्टडी मटेरियल इन दिस रिस्पेक्ट. ठीक है, तो एक नॉर्मल टेस्ट है, मेन टेस्ट जो लॉ आपको बोलता है, फिर आप एडवांस टेस्ट भी दे सकते हो, एडवांस टेस्ट भी दे सकते हो एज एन ऑप्शन, जिनको और एक्स्ट्रा नॉलेज और एक्स्ट्रा मतलब ये टेस्ट पास करनी है वो, और उसके लिए फिर से स्टडी मटेरियल लगेगा, वो भी इसी इंस्टीट्यूट को बनाना पड़ेगा. और सेम कि कोई एक्स्ट्रा फी नहीं ले सकते. जो एक वन टाइम फी आप ले रहे हो, मतलब इंडिविजुअल से तो आप रिकरिंग फी लोगे, कंपनी से आप देखो वन टाइम लेना है कि कैसा लेना है, तो जो भी आप एक फी ले रहे हो बस वो एक ही फी लेना है. हर चीज के लिए अलग अलग फी आप कलेक्ट नहीं कर सकते कि टेस्ट का फी अलग, स्टडी मटेरियल का अलग, ये अलग वो अलग, ऐसे अलग अलग नाम से पैसा नहीं ले सकते हो, एक ही फी लेनी है. ठीक है, और अब है जो मैं कह रहा था रिपोर्टिंग, कि रिपोर्टिंग करनी है इंस्टीट्यूट को, ये उसकी ड्यूटी है. इंस्टीट्यूट शैल डेली, ऑनलाइन है ना, कोई फर्क भी नहीं पड़ता, एक बस एक्सेल फाइल अटैच करके भेजनी है. डेली शेयर विद द सेंट्रल गवर्नमेंट cumulative list of all the individuals whose name have been included in the data bank along with the date of inclusion and their PAN number or passport number in case of foreign directors. और उसमें वही not required to have PAN number. फॉरेन वाले हो, फॉरेन डायरेक्टर हो, तो आपको पैन नंबर रहने की जरूरत नहीं है, आपका पासपोर्ट नंबर चल जाएगा. और इंडिया के हो तो आपको पैन नंबर कंपल्सरीली देना है. फिर है हुज एप्लीकेशन फॉर इंक्लूजन द डेटा बैंक हैज बीन रिजेक्टेड. ध्यान दो, जिसका इंक्लूड कर लिया है वो भी, जिनका रिजेक्ट किया था वो भी, along with the grounds and dates of the rejection and whose name have been removed. फीस नहीं भरी या whatever, जो भी रीजन से नाम हटाया गया है, उनका भी अलग से डेटा बेस मेंटेन करना है और भेजना है, क्यूमुलेटिव. ठीक है, whose name has been removed from the data bank along with the grounds and the dates from such removal. तो जो अभी भी इंक्लूडेड है, जिनका रिजेक्ट किया गया था और जिनको बाद में निकाला गया, इन सब की तीनों की अलग अलग लिस्ट आपको रोज देनी है सेंट्रल गवर्नमेंट को. ठीक है, तो दो बेसिक काम है, 1 और 2. ठीक है, अब है ये पैनल जो होगा, इंस्टीट्यूट का एक पैनल होगा, उस पैनल में कौन कौन होगा, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है वैसे ही इसका पैनल होगा. देयर शैल बी अ पैनल ऑफ नॉट मोर देन 10 मेंबर्स. ठीक है, मैक्सिमम लिमिट क्या है, 10 मेंबर्स उसमें होंगे, जो कि कौन नॉमिनेट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, फॉर द पर्पज ऑफ अप्रूविंग द आउटलाइन ऑफ द कोर्सेज. ठीक है, कोर्स वोर्स बनाएंगे, उसका पूरा कंटेंट डिजाइन करेंगे, उसके लिए पैनल काम करेगा. आउटलाइन ऑफ द कोर्सेज एंड स्टडी मटेरियल प्रिपेयर्ड बाय द इंस्टीट्यूट. अब कौन कौन होगा, पहला है सेक्रेटरी एमसीए, सेक्रेटरी एमसीए वो डायरेक्ट यहां पे मेंबर बनेंगे.
फिर है डीजी डायरेक्टर जनरल एंड सीईओ ऑफ द इंस्टीट्यूट, ये जो इंस्टीट्यूट है उसका, और सब में और इज नॉमिनी, ठीक है। फिर है 1 मेंबर फ्रॉम डीईए डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, 1 मेंबर फ्रॉम डीओपीई बरोबर डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, 1 मेंबर फ्रॉम सेबी, 1 मेंबर फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज एंड 1 मेंबर फ्रॉम इंडस्ट्री, जो भी अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं उससे, एंड 1 रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द एकेडेमिया नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब पढ़ा लिखा जो उस फील्ड में एक्सपर्ट होगा वो इसमें आएगा, ठीक है। तो कितने लोग हो गए बोलो, सब में एक एक ही है ना, तो 8 लोग हो गए, ठीक है। सब में एटलीस्ट वन है, यानी एक से ज्यादा रख सकते, और टोटल मिला के 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो सेक्रेटरी तो एक अलग है, ये भी देखो एक एक है, सब एक, और बाकी सब में 1 और कहीं कहीं देखो एटलीस्ट भी लिखा हुआ है, मतलब वहां आप एक से ज्यादा भी अपॉइंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब आपको याद करना है और कुछ इसमें है नहीं, ठीक है। तो ये था आपका अमेंडमेंट, क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ डेटा बैंक ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, ठीक है। तो ऐसे 2 अमेंडमेंट थे जो 1 दिसंबर से आए हैं और आपके सिलेबस में है, अगस्त 2020 में एप्लीकेबल है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अच्छा लगा हो शेयर ज़रूर करिए, और पहली बार मेरा चैनल का वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आगे सारे वीडियोस आप देख पाएँ, और उसका बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन आ जाए और कोई वीडियो मिस ना हो जाए। क्योंकि काफ़ी बच्चे बोलते हैं सर आपने वीडियो कब डाला पता ही नहीं चला, सर ये तो मिस हो गया। तो मिस ना हो तो आप बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ऑलरेडी सब्सक्राइब है, बेल आइकन नहीं दबाया तो अभी दबा दो ताकि आगे के नोटिफिकेशंस आपको उसके आते रहेंगे और ऑटोमेटिकली आपको पता चलेगा। थैंक यू सो मच।